Hey guys, I'm back with another video on the low level design of rate limiter. So this question has been asked in Atlassian in January 2025 to me. So the video is gonna following the uh, format which I already use in all my other videos. In my channel, you can find the playlist for all the design patterns, and this video will be the part of another playlist which is real time interview questions. So, first, I will explain you the problem, give you an overview, and in this particular question, the code size will be smaller but the thinking will be greater. That's why I'm using this Excalibur here to explain you. So, let's start, guys. The problem statement ये है कि design a flexible extensible rate limiter system where user are assigned rate limiting configuration based on their tier, each supporting different algorithm and allowing runtime changes in algorithm strategy and configuration by admin. ठीक है, तो ये ना ये मेरे को स्टेटमेंट मिला था एटलैशियन में, लेकिन जो तुम्हारा प्रॉब्लम का स्कोप था ना वो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग। तो ये जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है ये सब मैंने क्लेरिफाई की थी, ऐसे ही तुमको भी ये क्लेरिफाई करनी होगी। स्टेटमेंट तुम्हें बस इतना दे देगा, ठीक है। तो डिज़ाइन अ फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल रेट लिमिटर वेयर यूज़र आर असाइंड रेट लिमिटिंग कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन देयर टीयर। तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि यार यूज़र्स विल बिलोंग टू डिफरेंट टीयर, जैसे फ्री टीयर, पेड टीयर, सुपर पेड टीयर या इंटरप्राइज टीयर। इंटरप्राइज टीयर मतलब जैसे मान लो तुम्हारी कंपनी है, वो चाहती है कि सिर्फ उनके लिए एक रेट लिमिटर यूज़ हो जो तुम्हारी कंपनी के यूज़र हैं, तो वो अपना कस्टम टीयर बनवा सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट टीयर अलग अलग कन्फिग्रेशन होंगे रेट लिमिटर्स के। जैसे गूगल को अलग रेट लिमिटर मिलेगा, उबर को अलग रेट लिमिटर मिलेगा, सबके कन्फिग्रेशन अलग होंगे, ठीक है। अब जो रेट लिमिटर होता है ना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि टोकन बकेट, लीकी बकेट, स्लाइडिंग विंडो एट्सेट्रा। तो इन एल्गोरिदम्स के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कहीं और पे वीडियो देख लेना। मेरी जब हाई लेवल डिज़ाइन की सीरीज़ चालू होगी नेक्स्ट मंथ से, तब वहाँ मैं आपको बेशक बताऊंगा। तो हर एक जो रेट लिमिटर आप बनाओगे उसके लिए कोई ना कोई एल्गोरिदम आपको देनी होगी जिसको फॉलो करते हुए वो रेट लिमिटिंग लगाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो काम है ना इसको बनाने वाला, एपीआई रेट लिमिटर बनाना, टीयर बनाना, ये सब एडमिन का होगा। और सिस्टम काम ऐसे करेगा, यूज़र आएगा वो तुम्हें रिक्वेस्ट भेजेगा। तो मैं अभी आपको एक्सेलेट्रॉ में पूरा एक बार ओवरव्यू दे के बताऊंगा कि सिस्टम चलेगा कैसे। ये रिक्वायरमेंट्स आपको क्लेरिफाई करनी होगी। पहला तो यूज़र किसी प्री डिफाइंड टीयर में पहले से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि यूज़र को कैसे रजिस्टर कराना है किसी टीयर में। फिर ईच टीयर हैज़ इट्स ओन रेट लिमिटर इंस्टेंस, मतलब हर टीयर का एक इंस्टेंस होगा। उस टीयर पे जितने यूज़र बिलोंग करते हैं वो उस इंस्टेंस को यूज़ करेंगे। इंस्टेंस मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट। तो चार टीयर हैं तो चार ऑब्जेक्ट आप रेट लिमिटर के बना दोगे। अच्छा, कन्फिग्रेशन जो होगा वो ये होगा कि हर एक इंस्टेंस का अलग, हर टीयर को भाई किसी ने ज़्यादा पैसा दिया है तो मैक्स रिक्वेस्ट उसको ज़्यादा अलाउ करोगे, टाइम विंडो उसकी बड़ी रखोगे, ठीक है। और कुछ ऑप्शनल, ये दोनों तो कॉमन है, कुछ ऑप्शनल फ्लैग्स भी होंगे, जैसे कि लॉगिंग आपको इनेबल करानी है कि नहीं। अलर्ट थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर, मान लो आपने टाइम बोला कि 1 मिनट में 1000 रिक्वेस्ट भेज सकते हो, यूज़र ने 900 रिक्वेस्ट मार दी 20 सेकेंड में, तो आप उसको बता सकते हो कि अलार्म एक भिजवा सकते हो, मेल भिजवा सकते हो, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, ठीक है। एक और ऑप्शनल पैरामीटर ऐसे ही ये भी हो सकता है कि ब्लॉकिंग यूज़र। तो ऑटोमेटिकली आप यूज़र को पहले तो वार्निंग दोगे कि भाई तुमने बहुत सारी रिक्वेस्ट मार दी हैं। अगर उसने वो भी फिर भी नहीं मानता है, बार बार उसकी एपीआई ब्लॉक्स हो रही हैं, रेट लिमिटिंग पार कर रही हैं, तो आप उसको बॉट समझ के ब्लॉक भी कर सकते हो। तो यहाँ और भी ऑप्शनल पैरामीटर डाल डाल सकते हो। और और भी ऑप्शनल पैरामीटर डाल सकते हो, अ, जैसे कि इज़ ब्लॉकिंग अलाउड, इज़ ऑटोमेटिक ब्लॉक, ठीक है। तो मे बी जो फ्री टीयर वाले हैं उसमें आप इस ऑटोमेटिक ब्लॉक चाहोगे, बट जो पेड वाले हैं वो मे बी आप नहीं चाहोगे, क्योंकि फ्री वाले में बॉट्स भी आ सकते हैं, पेड में तो ऑब्वियसली बॉट नहीं आएंगे, ठीक है। अब मल्टीपल रेट लिमिटिंग एल्गोरिथम मैंने आपको यही बता दिया, या आप दूसरे वीडियो में पढ़ लेना। तो बस ये होता है कि, और इस लो लेवल डिज़ाइन के इंटरव्यू में आपको स्पेसिफिकली इंप्लीमेंट भी नहीं करना है इन एल्गोरिथम्स का लॉजिक, क्योंकि ये डिज़ाइन का इंटरव्यू कोडिंग का नहीं है। बट फिर भी इन एल्गोरिथम के बारे में आप दूसरे वीडियोस देख लेना, और अगर ना अच्छे वीडियो मिले तो बता देना कमेंट में, मैं ही बना दूंगा। अब देखो, तो सिस्टम कैसे चलेगा वो मैं आपको एक बार बताता हूँ।
ईच रेट लिमिटर इंस्टेंस यूजेज अ प्लगेबल एल्गोरिदम स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये जो आपका मेन काम क्या है, एपीआई को अलाउ या ब्लॉक करना है ना। बेसिकली हमने अलाउ एपीआई नाम का फंक्शन बनाया होगा, अलाउ रिक्वेस्ट। उस काम को करने के मल्टीपल तरीके हैं, इस एल्गोरिदम के थ्रू, इस एल्गोरिदम के थ्रू, इस एल्गोरिदम के थ्रू, इस एल्गोरिदम के थ्रू। अब एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी नई एल्गोरिदम की आना तो सही नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर टीयर का एक इंस्टेंस होगा रेट लिमिटर का, वो इंस्टेंस इनमें से किसी एक एल्गोरिदम को यूज़ कर रहा होगा। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि एडमिन से बोल के हम उस टीयर का, मतलब पॉलिसी चेंज हो गई उस टीयर का, अब हम लोग एल्गोरिदम चेंज करना चाहते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब भी एक काम हो उसको करने के मल्टीपल तरीके हों और डायनेमिकली उन तरीकों को चेंज करने की पॉसिबिलिटी हो, या फ्यूचर में नया कोई तरीका ऐड होने की पॉसिबिलिटी हो, तो हम लोग स्ट्रेटेजी पैटर्न यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा कि इस पूरे वीडियो को समझने के लिए आपको कुछ पैटर्न्स समझने पड़ेंगे, जिसके वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला तो है बिल्डर पैटर्न, दूसरा स्ट्रेटजी पैटर्न, तीसरा डेकोरेटर पैटर्न, चौथा फैक्ट्री पैटर्न, पांचवा सिंगलटन पैटर्न। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा कि सिंगलटन पैटर्न को कब नहीं यूज़ करना है। नॉर्मली मैंने देखा है कि जब मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो लोग क्या करते हैं, जो पैटर्न लग रहा है लगा दो, भले ही उसकी ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा सिंगलटन कब नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो, तो मैंने आपको बताया कि हर एक इंस्टेंस एक एल्गोरिदम यूज़ करेगा, उसको हम स्ट्रेटजी क्यों बनाएंगे ये भी मैंने आपको बताया। क्यों बनाएंगे? क्योंकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रन टाइम में हम पर्टिकुलर इंस्टेंस की एल्गोरिदम चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लो टीयर 1 था, उसको एक इंस्टेंस मिला था, वो इंस्टेंस फिक्स विंडो को यूज़ कर रहा था। अब एडमिन चाहे उसको रन टाइम पे स्लाइडिंग विंडो करना चाहता है बिना कोड को चेंज किए, तो वो इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है। और दूसरा है एडमिन कैन अपडेट द एल्गोरिदम। तो ये तो मैंने अभी बता ही दिया, एडमिन कैन अपडेट, इसीलिए हमें इस स्ट्रेटेजी पैटर्न यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। कैसे यूज़ करेंगे मैं बताऊँगा। ठीक है। और रेट लिमिटर इंस्टेंस फॉर अ टीयर शुड बी रीयूज्ड। इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास 4 टीयर हैं। ठीक है, पहले टीयर को इंस्टेंस 1 मिला। अब आपके पास 1 करोड़ यूज़र हैं जो टीयर 1 में बिलोंग करते हैं। तो जब 1 करोड़ यूज़र की रिक्वेस्ट आएगी तो क्या आप 1 करोड़ ऑब्जेक्ट बनाओगे रेट लिमिटर के? नहीं ना। तो बस एक ही ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग फैक्ट्री यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं नीचे एक बार फिर से आपको बताऊंगा कौन कौन से पैटर्न कहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ मैं आपको बताऊंगा सिंगलटन क्यों नहीं यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट हैंडलिंग बिहेवियर, व्हेन अ यूजर मेक्स अ रिक्वेस्ट द सिस्टम आइडेंटिफाइज देयर टीयर। ठीक है, इट राउट्स द रिक्वेस्ट टू करस्पॉन्डिंग इंस्टेंस। ठीक है, द कन्फिगर्ड स्ट्रेटजी डिटरमाइन वेदर टू अलाउ और ब्लॉक द रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑप्शनल बिहेवियर ये है, ये बोनस पॉइंट था। ठीक है, तो अच्छा हाँ, और एक और चीज़ मैं बता दूँ, एटलैसियन का SD2 का इंटरव्यू था, सीनियर SD2। ठीक है, और कंपेंसेशन डिटेल ये थी, अराउंड समवेयर अराउंड 50 का बेस था और 1 CR के स्टॉक्स थे। ठीक है, और हाँ, लोकेशन रिमोट थी। ठीक है, वेरिएबल बोनस वगैरह कुछ कितना, नहीं, इस पूरा 70 का स्टॉक्स था, 20 का ज्वाइनिंग बोनस था। हाँ, फिर ये देखो, ऑप्शनल बिहेवियर ये है कि जो आप रेट लिमिटर बनाओगे ना इंस्टेंस, उसमें आपको लॉगिंग इनेबल करानी है कि नहीं। ठीक है, अलर्ट थ्रेशोल्ड मैंने ऊपर भी बताया था कराना है कि नहीं। ठीक है, और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि इसी में आप चाहो तो ऑटोमेटिक ब्लॉक करवाना है कि नहीं। ऑप्शनल बिहेवियर का मतलब कि जब आप इंस्टेंस बनाओगे तो एडमिन को ये छूट होनी चाहिए कि वो लॉगिंग इनेबल डिसेबल करा सकता है, अलर्ट थ्रेशोल्ड करा सकता है कि नहीं, ऑटोमेटिक ब्लॉक करा सकता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, सिस्टम मस्ट बी एक्सटेंसिबल अलाउइंग न्यू एल्गोरिदम टीयर्स कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर टू बी एडेड विद मिनिमल कोड चेंज। ठीक है, अब देखो, ऐसे हमारा सिस्टम मूव करेगा। ये होगा भाई हमारा एडमिन। ठीक है, वो सबसे पहले इस फैक्ट्री क्लास पे जाएगा और उससे बोलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टीयर के लिए मुझे पहले ही रेट लिमिटर कॉन्फ़िगर करने हैं। तो फैक्ट्री क्लास ना बना के देगी ये अलग अलग रेट लिमिटर। अब मैं फैक्ट्री क्लास क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि भाई मैंने अब फैक्ट्री पैटर्न का वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने बताया था कि जब भी इफ एल्स लॉजिक के अंदर बेस्ड ऑन सम इफ एल्स कंडीशन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट रिलेटेबल क्लासेस। मतलब डिफरेंट क्लासेस जो किसी कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं उन्हें रिलेटेबल कहते हैं।
अगर हम इफ एल्स के अंदर ऐसी रिलेटेबल क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो इस इफ एल्स लॉजिक को हम लोग एक सेपरेट क्लास में इनकैप्सुलेट कर देते हैं। इनकैप्सुलेट मतलब ये लॉजिक उठा के दूसरी क्लास में डाल दो, और जब भी आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए इन रिलेटेबल क्लास का, तो डायरेक्टली न्यू यूज कीवर्ड न्यू कीवर्ड यूज करके मत बनाओ, फैक्ट्री क्लास को बोलो और फैक्ट्री आपको बना के देगी। तो यहाँ पे हमारी इफ एल्स कंडीशन टीयर के बेस पे चलेगी। टीयर 1 है तो रेट लिमिटर इंस्टेंस 1 बनाओ, 2 है तो 2 बनाओ, 3 है तो 3 बनाओ। तो एडमिन जाएगा, अलग अलग टीयर के लिए ऑब्जेक्ट बनाएगा, अलग अलग टीयर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट होंगे ना, वो यहाँ पे हैश्ड होंगे। मतलब ये जो फैक्ट्री क्लास है, अभी मैं कोड में आपको बताऊंगा, वो एक मैप यूज़ कर रही होगी। उस मैप के अंदर टीयर 1 के लिए एक ऑब्जेक्ट बना होगा, टीयर 2 के लिए बना होगा, टीयर 3 के लिए बनेगा। एडमिन ऐसा भी हो सकता है ना कि यार अलग अलग एडमिन आए, एक एडमिन टीयर 1 का बना रहा है, एक एडमिन टीयर 2 का बना रहा है, एक एडमिन टीयर 3 का बना रहा है ना। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो ऐसा ना हो कि टीयर 1 के लिए मल्टीपल इंस्टेंस बन जाए इस लॉगर के। ठीक है, रेट लिमिटर ये जो एक इंस्टेंस बना हुआ है, उसके 10-15 एडमिन आए, 10-15 इंस्टेंस बना डाले। पॉसिबिलिटी तो है ना, हो सकता है एडमिन पागल हो, कुछ भी कर सकता हो। तो वो पॉसिबिलिटी ना हो, इसलिए हम पहले ही एक मैप फैक्ट्री क्लास में बना के रखेंगे। जैसे ही टीयर आया, उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया, पहले चेक करोगे कि उस मैप में उस टीयर के लिए एंट्री है कि नहीं। अगर एंट्री नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट बना के एंट्री कर दो। तो दोबारा जब यूज़र आएगा तो आपको पहले से एंट्री मिलेगी, वही रेट लिमिटर का ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है मल्टीपल यूज़र। ठीक है, मल्टीपल यूज़र जब एक 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 ये एक मेन सर्विस होगी। मल्टीपल यूज़र जब एपीआई हिट करेंगे तो इस मेन सर्विस के पास पहले जाएगी। ये मेन सर्विस यूज़र का टीयर डिटरमाइन करेगी कि यूज़र का टीयर क्या है। बेस्ड ऑन दैट टीयर वो पर्टिकुलर रेट लिमिटर इंस्टेंस खींच के लाएगी, और उस रेट लिमिटर इंस्टेंस के अंदर अलाउ रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन होगा। जो भी स्ट्रेटजी असाइन की गई होगी इस रेट लिमिटर को बनाते टाइम, स्ट्रेटजी मतलब कौन सी एल्गोरिदम यूज़ करनी है, टोकन बकेट या लीकी बकेट जो भी है, ठीक है, उसके तहत अलाउ करनी है कि नहीं करनी है, वो फंक्शनलिटी यहाँ पे चेक होगी। ठीक है, अब देखो कोड पे आते हैं। तो पहले कोड से पहले एक बार थॉट प्रोसेस देखते हैं। जो अब मैंने अभी आपको डायग्राम में ही बताया ना, अब उसी को मैं एक बार और डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे, जिसमें आपको पता लगेगा कि पैटर्न्स हम लोग कहाँ पे कौन से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कोड में भी एक बार मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बिल्डर पैटर्न की ज़रूरत हमें पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती है। तो मैंने अपने वीडियो में बताया था, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना बिल्डर पैटर्न का वीडियो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे डेटा मेंबर हैं, मतलब एक क्लास है उसमें बहुत सारे डेटा मेंबर हैं, और वो डेटा मेंबर बेसिकली ट्रू फॉल्स टाइप के हैं। मतलब आपको एक क्लास बनानी है, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से पैरामीटर आपको रखने हैं, ट्रू करने हैं, कौन से फॉल्स करने हैं। तो पॉसिबिलिटी बहुत है। मान लो आपके पास 10 पैरामीटर हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप चाहते हो कि पैरामीटर 1 2 3 ट्रू रहें बाकी फॉल्स, 2 3 4 ट्रू रहें बाकी फॉल्स, 1 2 4 ट्रू रहें बाकी फॉल्स। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, 10 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी है। तो क्या आप 10 फैक्टोरियल कंस्ट्रक्टर बनाओगे? कंस्ट्रक्टर हेल बन जाएगा। जैसे कॉल बैक हेल होता है, वैसे कंस्ट्रक्टर हेल भी एक चीज़ होती है। मैंने एक शॉर्ट बनाया था उस पर। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है आपको मेरे शॉर्ट्स में पता लग जाएगा। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग बिल्डर पैटर्न यूज़ करते हैं। तो बिल्डर पैटर्न में क्या होता है ना, बिना कंस्ट्रक्टर बनाए हम लोग को जो भी पॉसिबिलिटी चाहिए डेटा मेंबर्स के ट्रू फॉल्स होने की, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सिस्टम में इसको कब यूज़ करेंगे? टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स रेट लिमिटर कॉन्फिग ऑब्जेक्ट विद ऑप्शनल पैरामीटर लाइक इज लॉग इनेबल्ड अलर्ट थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे तो दो ही पैरामीटर हैं, बट एक्चुअल सिस्टम तो बहुत बड़ा होता है। उसमें मान लो यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लॉक जैसे मैंने आपको बताया था। तो सपोज कर लो कि रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि टीयर 1 वाला आएगा, वो बोलेगा कि यार मैं अगर टीयर 1 का हूँ तो मुझे केवल लॉगिंग इनेबल करानी है। टीयर 2 वाला आएगा, बोलेगा मुझे केवल अलर्ट थ्रेशोल्ड कराना है। टीयर 3 वाला बोलेगा नहीं मुझे दोनों कराने हैं। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी होगी ना। रेट लिमिटर कॉन्फिग क्लास के अंदर ये मल्टीपल डेटा मेंबर हैं, इनमें से किसी की रिक्वायरमेंट कुछ ट्रू होंगे कुछ फॉल्स होंगे, तो उसके लिए बिल्डर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब आता है फैक्ट्री पैटर्न। तो उसका मैं पहले ही बता चुका हूँ, इफ एल्स लॉजिक को हाइड करने के लिए, है ना। वीडियो को पीछे जाके देखना। फैक्ट्री पैटर्न यूज़ होगा जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना रहे होंगे रेट लिमिटर्स के बेस्ड ऑन टीयर। तीसरा है स्ट्रैटेजी पैटर्न। स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको बताया कि जब ये फैक्ट्री क्लास इस रेट लिमिटर को बनाएगी, रेट लिमिटर का ऑब्जेक्ट देगी,
उस टाइम पे एडमिन डिसाइड कर सकता है कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें देनी है, इसको कौन सी बकेट देनी है, अल्गोरिदम देनी है। और मान लो ये पूरा ऑब्जेक्ट बन भी गया, उसके बाद भी अगर एडमिन चाहे तो स्ट्रेटजी चेंज कर सकता है। तो उसके लिए भी मतलब एल्गोरिदम चेंज कर सकता है। उसके लिए हमने स्ट्रेटजीज बनाएंगे किसकी, एल्गोरिदम्स के लिए, लकी बकेट है कि टोकन बकेट है कि क्या है। अब देखो डेकोरेटर, तो अगर आपने मेरा बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने सबसे लास्ट में आपको एक होमवर्क दिया था कि पता लगाओ कब हम डेकोरेटर यूज़ करते हैं, कब हम बिल्डर यूज़ करते हैं। दोनों बहुत सिमिलर टाइप का काम करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब हम डेकोरेटर यूज़ करते हैं, कब हम बिल्डर यूज़ करते हैं। तो बिल्डर में हमने क्या देखा था कि जब भी एक क्लास है उसमें बहुत सारे ऑप्शनल डेटा मेंबर हैं। इसका मतलब कि जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इन ऑप्शनल पैरामीटर्स के किसी भी कॉम्बिनेशन में ट्रू या फॉल्स होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे एक ऑब्जेक्ट बनेगा टीयर 1 के लिए, वो बोलेगा मुझे सिर्फ लॉगिंग इनेबल ट्रू चाहिए, एक बोलेगा मुझे अलर्ट थ्रेशोल्ड ट्रू चाहिए, एक बोलेगा मुझे दोनों ट्रू चाहिए। तो ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ ट्रू रखनी है, क्या फॉल्स रखनी है, उसके लिए बिल्डर यूज़ करते थे। बट उसको कैसे एक्चुअली यूज़ करोगे, मान लो किसी ने बोल दिया हाँ लॉगिंग ट्रू करनी है, बिल्डर तो बस इतना बताएगा कि लॉगिंग ट्रू करनी है, अलर्ट थ्रेशोल्ड ट्रू करना है। बट जो बेस ऑब्जेक्ट है उसको आप उसमें ये लॉगिंग की फंक्शनैलिटी डालोगे कैसे, एक्चुअल फंक्शनैलिटी जो S3 में लॉग करती होगी। तो यहाँ पे हम लोग डेकोरेटर यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही बेस ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर बिल्डर पैटर्न की मदद से हम बस ट्रू फॉल्स रखेंगे कि लॉगिंग इनेबल है रखनी है कि अलर्ट थ्रेशोल्ड रखना है कि नहीं। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, अगर लॉगिंग इनेबल ट्रू है तो हम उसे डेकोरेट कर देंगे इस टाइप के इंस्टेंस से। डेकोरेटर पैटर्न का भी मैंने वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देख लेना। फिर देखेंगे कि क्या अलर्ट थ्रेशोल्ड चाहिए, अगर चाहिए तो फिर से हम उस ऑब्जेक्ट को डेकोरेट कर देंगे अलर्ट थ्रेशोल्ड वाले ऑब्जेक्ट से। अच्छा, कोड को छोटा रखने के लिए और आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल सिर्फ लॉगिंग इनेबल्ड का दूंगा, मैं अलग अलग डेकोरेटर्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को देखना, आप अच्छे समझ जाओगे डेकोरेटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो डेकोरेटर टू रैप रेट लिमिटर विद ऑप्शनल बिहेवियर लाइक लॉगिंग अलर्टिंग बेस्ड ऑन कन्फिग फ्लैग अ रेट लिमिटर क्रिएशन टाइम इफ ऑप्शनल फीचर्स आर इनेबल्ड, ठीक है। अब देखो सिंगलटन को हम लोग अवॉइड क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फैक्ट्री क्लास है ये मेक श्योर कर रही है इसके अंदर एक मैप होगा, जो जैसे मैपिंग होगी कि टीयर 1 के लिए ये इंस्टेंस जैसे ही बनेगा उसका ऑब्जेक्ट वहाँ स्टोर हो जाएगा, ताकि दोबारा कोई दूसरा एडमिन आके चेंज करना चाहे तो टीयर 1 के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ना बन जाए यहाँ पे, है ना। तो जो सिंगलटन बिहेवियर है, वो सिंगलटन बिहेवियर यहाँ पे हम लोग हैंडल कर ले रहे हैं। उसकी ज़रूरत क्यों है, मान लो टीयर 1 के लिए 20-20 रेट लिमिटर बन गए होते और उन 20 रेट लिमिटर में लॉगिंग इनेबल होती, तो सबका 20 का S3 बकेट अलग होता, है ना। तो ये यूज़र आता और उनके लॉग, मतलब टीयर 1 के 10 यूज़र आए, एक इंस्टेंस 1 में चला गया, एक 2 में चला गया, 3 में चला गया, सबके लॉग अलग अलग चले गए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमें सिंगल इंस्टेंस चाहिए था, सिंगलटन बिहेवियर चाहिए था। बट इसको हमने एक्चुअल सिंगलटन क्लास बना के यूज़ नहीं किया। अगर आप मेरा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी कोई फंक्शन है जो हम चाहते हैं कि सिंगलटन की तरह यूज़ हो, मतलब एक सिंगलटन की तरह यूज़ हो, वो सिर्फ एक इंस्टेंस के थ्रू ही यूज़ हो, तो हम लोग उसे एक क्लास में डालते थे, उस क्लास को सिंगलटन बनाते थे। कैसे, उस क्लास में एक गेट इंस्टेंस नाम का फंक्शन डालते थे जो चेक करते थे कि इस क्लास का इंस्टेंस पहले बन चुका है कि नहीं, अगर बन चुका है तो वही रिटर्न कर देते थे, नहीं बना होता तो बना देते थे। वही काम हम फैक्ट्री के अंदर से कर दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि नहीं फैक्ट्री के अंदर से क्यों कर रहे हैं, हमने ट्रेडिशनल वे में क्यों नहीं किया। ट्रेडिशनल वे में इसलिए नहीं किया बेटा, क्योंकि जो एडमिन है, मतलब यूज़र करोड़ों होंगे, एडमिन तो 5 6 10 ही होंगे ना। तो अगर मान लो बहुत सारे एडमिन एक रन टाइम पे आ भी गए, मान लो 100 एडमिन आ गए या 20 एडमिन आ गए, और बीसों ने एक साथ फैक्ट्री क्लास के फंक्शन को यूज़ करना चाहा, तो 20 ही फैक्ट्री क्लास बनेंगी, है ना। 20 ही फैक्ट्री क्लास बनेंगी, तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन तो यहाँ पे होगा नहीं। तो इस वजह से हमने नहीं यूज़ किया, ठीक है। अब आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो इसके बारे में कि अगर हम फैक्ट्री में सिंगलटन नहीं यूज़ करते, हम ट्रेडिशनल वे में हर एक रेट लिमिटर की क्लास को सिंगलटन की तरह यूज़ करते, तो क्या क्या बेनिफिट होते। तो 20 सेकंड का पॉज लेते हैं और आप सोच के बताओ कि क्या करते हैं हम लोग।
ग्रेट। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपने क्या सोचा कि कैसे यूज़ करते हो उसको, मतलब कैसे तो क्या, उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो बेसिकली एक ओवरकिल होता, इसलिए हम सिंगलटन नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर डालना, मैं दोबारा से एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के बताऊंगा व्हेन नॉट टू यूज़ सिंगलटन। ठीक है, अब आते हैं स्टेप्स में। तो जो मैंने स्टेप्स आपको यहाँ बताए थे ना, वही मैं एक बार कोड के थ्रू डिटेल में बताता हूँ कि एडमिन बूट स्ट्रैप सिस्टम, मतलब सिस्टम को सबसे पहले बनाएगा, है ना। जैसे आप नोड की एप्लीकेशन बनाते हो, npm रन स्टार्ट मारते हो ना, वही चीज़। तो 3 बेस टीयर वो बनाएगा पहले, फ्री, प्रीमियम, इंटरप्राइज। फर्दर और भी टीयर आ सकते हैं, हर कंपनी का अलग इंटरप्राइज टीयर आ सकता है। ठीक है, जैसे गूगल को हम बोलेंगे कि हाँ तुम बड़ी कंपनी हो, तुम्हारे डेटा में बहुत वो सब है, तो चलो तुम्हारे लिए थोड़ा अलग हम सेटिंग रखते हैं, इस लॉग इनेबल फंक्शन तुम्हारा अलग बना देंगे। ठीक है, तुम्हारा खुद का कोई सर जीसीपी का यूज़ कर लेंगे सर्विस, अमेजोन आती है उसमें बोलेंगे ठीक है तुम्हारे इस लॉग इनेबल में AWS का यूज़ करेंगे। ठीक है, हर एक टीयर के लिए अ रेट लिमिटर कन्फिग इज बिल्ट एज बिलो। तो हम लोग ने क्या बोला था कि रेट लिमिटर कॉन्फ़िगरेशन अभी सिर्फ बना रहे हैं, एक्चुअल रेट लिमिटर नहीं बना रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं कि क्या क्या उसमें फील्डें हमें रखनी है। उसके लिए हम लोग बिल्डर पैटर्न यूज़ कर रहे थे ऊपर, है ना, ये मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स रेट लिमिटर कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट। ये आपको सिर्फ बताएगा कि रेट लिमिटर जो आप बनाओगे एक्चुअली उसमें क्या क्या फील्ड ट्रू रखनी है, क्या फॉल्स रखनी है। तो बिल्डर पैटर्न हम लोग कैसे यूज़ करते थे, मैंने आपको बताया था कि रेट लिमिटर कॉन्फ़िग जो भी क्लास है उसके अंदर एक बिल्डर क्लास बना देते थे, और जितने भी ऑप्शनल पैरामीटर हैं उन सब के लिए सेटर्स बना देते थे। तो जो जो आपको चाहिए डॉट यूज़ कर करके लाते रहो। जैसे मैक्स रिक्वेस्ट आपको चाहिए 100 डाल दो, सेट टाइम विंडो जो भी डालना है डाल दो, सेट लॉग इनेबल ट्रू कर दो। और इसी में मान लो यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लॉक करना होता तो सेट ऑटोमेटिक ब्लॉक। अब ये जो ऑटोमेटिक ब्लॉक है ना, और जो सेट इज लॉग इनेबल है, ये सब ऑप्शनल पैरामीटर थे। इसके बाद आखिरी में बिल्ड फंक्शन कॉल कर दिया, तो आपके पास एक कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट आ गया। मेरा डिटेल में वीडियो ज़रूर देखना, आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है ये। ठीक है, एडमिन चूजेज अल्गोरिदम फॉर ईच टायर। ठीक है, हर टीयर के लिए अल्गोरिदम चूज़ करेगा, तो उसके लिए हमने ऊपर डिस्कस किया था स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, तो स्ट्रैटेजीज यहाँ पे ऐसे बन जाएंगी। ठीक है, अलग अलग कोड में, अभी पूरा कोड बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फैक्ट्री क्लास हम 50 बार डिस्कस कर सकते हैं, इफ एल्स लॉजिक के बेसिस पर आपका फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एडमिन सबसे पहले तो टीयर रजिस्टर करेगा। हम ये भी फंक्शनलिटी दे रहे हैं कि कोई नया टीयर भी आ सकता है, क्योंकि इंटरप्राइज लेवल पे अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग इंटरप्राइज का इंस्टेंस बनवा सकती है इंटरप्राइज लेवल पे। तो ये रजिस्टर फंक्शन कॉल होगा फैक्ट्री का, उसमें टीयर जाएगा, और जो भी आपको कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट भेजना है, रजिस्टर करवाना है, वो जाएगा, स्ट्रैटेजी जाएगी, मतलब कौन सी एल्गोरिदम यूज़ करनी है। तो फैक्ट्री चेक करेगी कि रेट लिमिटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर करता है तो वही यूज़ कर देगी, नहीं तो नया बनाएगी। ठीक है, और हाँ, ये तो डेकोरेटर पैटर्न ऑप्शनली, हाँ फैक्ट्री के अंदर ही डेकोरेटर पैटर्न भी ऑप्शनली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डेकोरेटर क्योंकि लॉजिक हाइड करना है ना, यूज़र को क्या मतलब कि डेकोरेट कैसे हो रहा है, यूज़र को तो ये भी नहीं पता होगा हमने डेकोरेटर पैटर्न यूज़ किया है, बल्कि हम फैक्ट्री क्लास के अलावा किसी को नहीं पता होगा कि कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑप्शनल पैरामीटर जो हमने बिल्डर से ऊपर सेट किए थे वो सब हम नीचे चेक कर लेंगे कि इज लॉगिंग इनेबल्ड है। तो ये लॉगिंग रेट लिमिटर डेकोरेटर हमने नीचे बनाएंगे, आप कोड में देखोगे, उससे रैप कर देंगे डिफ़ॉल्ट रेट लिमिटर को। ठीक है, अब आती है यूज़र की बात। सिस्टम बन गया है हमारा, अब यूज़र भेजेंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, तो व्हेन अ रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम यूज़र, सबसे पहले हम उसका टीयर उठाएंगे यूज़र आईडी से, फिर हम फैक्ट्री का गेट लिमिटर फंक्शन कॉल करेंगे, वो टीयर मंगाएंगे, टीयर अगर बना होगा तो वही रिटर्न कर देगी फैक्ट्री, नहीं बना होगा तो नया बना देगी। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे पास लिमिटर आया उसके अंदर हैंडल रिक्वेस्ट होगी। हैंडल रिक्वेस्ट मतलब जो भी स्ट्रेटेजी डाली हुई है उस लिमिटर को बनाते टाइम, उससे डिसाइड हो जाएगा कि रिक्वेस्ट को आगे भेजना है या ब्लॉक करना है। तो यूज़र पहले ही पूरा सिस्टम बना चुका है, पूरे टीयर पे हर कन्फिग, मतलब हर टीयर के लिए हर एक रेट लिमिटर का इंस्टेंस बना चुका है, उस लिमिटर का हैंडल रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और जो ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, एडमिन रन टाइम पे एल्गोरिदम चेंज भी कर सकता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस की। तो फैक्ट्री पे जाएगा, अपडेट स्ट्रेटजी फंक्शन कॉल करेगा, टीयर का नाम देगा, और नया ऑब्जेक्ट दे देगा उस स्ट्रेटजी का, उस एल्गोरिदम का। अब देखो कोड पे समझते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी नाम का हमने इंटरफेस बनाया। स्ट्रेटजी पैटर्न का वीडियो ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब भी एक काम होता है उसको करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। रन टाइम पे हम एक तरीके को रिप्लेस करके दूसरा तरीका लाना चाहते हैं,
मतलब हम सिस्टम में वो काम करवा रहे हैं किसी पर्टिकुलर तरीके से, रन टाइम पे हम चाहते हैं कि अब वो काम दूसरे तरीके से हो, ये या फिर कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो, नया तरीका ऐड कर दें कि उससे काम करवाना चाहते हो, तो उस ऐसी सिचुएशन में हम स्ट्रेटजी पैटर्न यूज़ करते हैं। जो भी काम है उसको करने के लिए एक इंटरफेस बनाते हैं, काम है हमारा रिक्वेस्ट अलाउ या ब्लॉक करना, और कितने तरीके से हो सकती है उन सब के लिए हम लोग स्ट्रेटजी क्लासेस बनाते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ टोकन बकेट के लिए स्ट्रेटजी क्लास बताऊंगा, अगर अगर अदर एल्गोरिदम के लिए आप खुद सोच सकते हो कैसे बनेगा, तो एक वीडियो ज़रूर देख लेना टोकन बकेट कैसे काम करती है। एक्चुअली मैं इंटरव्यू के अंदर आपको ये लॉजिक इंप्लीमेंट ना भी करूँ तो चलेगा, क्योंकि ये डिज़ाइन का इंटरव्यू है, आपको प्लेसमेंट बतानी है कि कौन सा लॉजिक कहाँ पे प्लेस करोगे, सिस्टम कैसे चलेगा। ठीक है, अब देखो टोकन बकेट स्ट्रेटजी क्लास बनाई, इंप्लीमेंट किया ये स्ट्रेटजी फंक्शन, अब ये इंप्लीमेंट किया है तो ओवरराइड भी कराना पड़ेगा अलाउ रिक्वेस्ट फंक्शन। तो जो भी टोकन बकेट एल्गोरिदम के थ्रू लॉजिक होता है पास या फेल कराने का रिक्वेस्ट को, अलाउ या ब्लॉक करने का, वो यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। इस पर ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा, वीडियो को पॉज करो और समझ लो। टोकन बकेट एल्गोरिदम को यूज़ करने के लिए कुछ कुछ पैरामीटर चाहिए होते हैं, जैसे टोकन कितने अलाउ करने हैं, कैपेसिटी कितनी, लास्ट रिफिल टाइम स्टेम, रिफिल पर रेट पर सेकेंड, ये सब आप देख लेना वीडियो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। रिफिल फंक्शन एक दे दिया है, इसकी भी ज़रूरत मतलब डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसको आप एम्प्टी फंक्शन करके छोड़ सकते हो, इंटरव्यू को बोल सकते हो कि रिफिलिंग लॉजिक विल बी हेयर। अब आते हैं बिल्डर पैटर्न पे। तो बिल्डर पैटर्न किस लिए यूज़ होता था, रेट लिमिटर कॉन्फ़िग के लिए, इसको बता ही चुका हूँ क्यों यूज़ करना है। तो मान लो ये सारे आपके पैरामीटर हैं, ठीक है, मैक्स रिक्वेस्ट, टाइम विंडो इन सेकेंड, ये सब तो रहेंगे ही। ऑप्शनल पैरामीटर यहाँ पे मान लो सिर्फ लॉगिंग का हमने दिया है, या सपोज कर लो और भी दे देता हूँ, प्राइवेट, फाइनल, बूलियन, ऑटोमेटिक ब्लॉक, एक और पैरामीटर ऑप्शनल दे देता हूँ, इस पैरामीटर का नाम क्या रख देता हूँ, अलर्ट यूज़र फॉर एक्सेसिव यूसेज, अलर्ट यूज़र, या ऐसे रख देता हूँ, जब कोटा एक्सपायर होने वाला हो, एक्सपायर कोटा अलर्ट, इसमें मेल भिजवाते हैं, सेंड अ ईमेल व्हेन यूज़र इज़ क्लोज टू एग्जॉस्टिंग API लिमिट, अलाउड API लिमिट। ठीक है, तो उसी का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर थे जो ज़रूरी थे वो हमने ऊपर डाले हैं। लॉगिंग इनेबल्ड को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये कुछ गेटर्स हमने बना दिए हैं, लॉगिंग इनेबल्ड ट्रू या फॉल्स है उसका गेटर बना दिया। अब देखो बिल्डर पैटर्न कैसे प्ले में आएगा, तो जो भी क्लास है उसके अंदर एक बिल्डर क्लास बना देते हैं हम। वो सारे पैरामीटर यहाँ पे मैंने मैक्स रिक्वेस्ट और टाइम इन सेकंड को भी डाल दिया था, सपोज कर लो, चलो ये भी ऑप्शनल ही है। ठीक है, सब कुछ इसमें ऑप्शनल है, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो जो जो भी ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं वो सारे आप बिल्डर क्लास के अंदर डालो। ठीक है, उसके बाद ये एक कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं, सेट मैक्स रिक्वेस्ट। बेसिकली बिल्डर बनाते टाइम जो भी पैरामीटर हैं ओरिजिनल क्लास के वो सारे आप डालो ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सारे फंक्शन के लिए सेटर बनाओ, वो सेटर रिटर्न क्या करेगा, इसी बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, मेरा बिल्डर पैटर्न का वीडियो ज़रूर देखना। तो होगा क्या, क्लाइंट कोड में मैंने जैसे ऊपर आपको बताया था, ये देखो, जब आप न्यू रेट लिमिटर कॉन्फ़िग करोगे और उसका बिल्डर ये क्या करता है ना, ये बिल्डर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। मतलब बिल्डर क्लास, आप यहाँ तक तो आपकी ओरिजिनल क्लास थी, उसके अंदर एक बिल्डर क्लास थी ये। अब जब डॉट लगाओगे, इसके बाद जब आप डॉट लगाओगे तो बिल्डर क्लास से फंक्शन कॉल करोगे, तो सेट मैक्स रिक्वेस्ट ये बिल्डर क्लास का कॉल होगा। तो जब ये सेट मैक्स रिक्वेस्ट कॉल होगा तो आपको जो करंट ऑब्जेक्ट है उसमें बिल्डर ट्रू करके ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर आप डॉट सेट टाइम इन सेकंड करोगे तो उसमें टाइम भी सेट हो जाएगा। फिर आप सेट इज लॉग इनेबल ट्रू या फॉल्स करोगे, वो भी सेट हो जाएगा। आखिरी में बिल्ड फंक्शन कॉल करोगे तब क्या होगा, जो ओरिजिनल क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और रेफरेंस किसका जाएगा, बिल्डर जो आप डॉट 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 यूज़ करके बना रहे थे वो सारा यहाँ पे जाएगा और असली क्लास का ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डेकोरेटर पैटर्न पे। तो डेकोरेटर पैटर्न का भी आप मेरा वीडियो देखना, उसमें मैंने कैसे बनाया था। जिसको भी जो ऑब्जेक्ट को आपको डेकोरेट करना हो तो आप मल्टीपल डेकोरेटर हो सकते हैं कि भाई एक डेकोरेटर में सिर्फ लॉगिंग इनेबल होगी, एक डेकोरेटर में ऑटोमेटिक ब्लॉक इनेबल होगा, है ना। अब पिज़्ज़ा है भाई, उसका बेस डिफ़ॉल्ट रहता है,
उसमें आप पनीर ऊपर डालना चाहते हो कि चिकन डालना चाहते हो, दोनों के लिए डेकोरेटर बना दो। फिर उसमें जलपीनो डालना चाहते हो कि क्या डालना चाहते हो, उसका अलग बना दो। तो वैसे ही रेट लिमिटर बेस ऑब्जेक्ट था, उसका हमने इंटरफेस बनाया, हैंडल रिक्वेस्ट फंक्शन डाला। अब ये पहला डिफ़ॉल्ट रेट लिमिटर है, जैसे समझ लो पिज़्ज़ा बेस, ठीक है। उसमें क्या होगी, रेट लिमिटर के अंदर एक स्ट्रैटेजी होगी, यानी कि एल्गोरिदम जो आप यूज़ करना चाहते हो, ये उसका कंस्ट्रक्टर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्ट्रैटेजी यहाँ पे आएगी। यहाँ पे ना हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हैं, जो डी प्रिंसिपल होता है ना, सॉलिड प्रिंसिपल का मैंने पूरा वीडियो बनाया, उसमें पांचों सॉलिड प्रिंसिपल आपको बताया, 10 मिनट का वीडियो है, पूरा समझ जाओगे। डिपेंडेंसी हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग डेकोरेटर बनाएंगे या फिर डिफ़ॉल्ट जब रेट लिमिटर बनाएंगे, तो स्ट्रेटजी एक इंजेक्ट करेंगे, यानी कि एल्गोरिदम इंजेक्ट करेंगे, वही एल्गोरिदम असाइन हो जाएगी और अलाउ या फेल उसी एल्गोरिदम के थ्रू होगा। तो ये देखो, जो हैंडल रिक्वेस्ट फंक्शन है, जो भी स्ट्रेटजी आपने यूज़ की है उस स्ट्रेटजी का अलाउ रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। अब लॉगिंग डेकोरेटर यहाँ पे हमने बनाया है, ठीक है। तो सेम रेट लिमिटर को इम्प्लीमेंट करता है इस इंटरफेस को, और ये उसका वो है, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप जो बेस था ऑब्जेक्ट आपका रेट लिमिटर का, वो पास कर रहे हो। मतलब पनीर के लिए आपने डेकोरेटर बनाया और जो पिज़्ज़ा बेस है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर रहे हो, है ना। और जो पनीर वाला डेकोरेटर था उसके अंदर जो बेस ऑब्जेक्ट है वो ये असाइन हो गया। हो सकता है कि जो बेस ऑब्जेक्ट पर था उसमें आपने पहले जलेपिनो डाल दिया, उसके बाद पनीर के डेकोरेटर में कॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर बेस क्लास पर जलेपिनो आएगा, ठीक है। और फिर हैंडल रिक्वेस्ट फंक्शन जब कॉल कर रहे हो ना, तो ये जो रैप्ड है ना, रैप्ड, उसका हैंडल रिक्वेस्ट फंक्शन आप कॉल करोगे, ठीक है। और ये जो लॉगर इनेबल है, तो मतलब आप चाहते हो कि जो बेस लिमिटर है उसमें लॉगिंग फंक्शनलिटी इनेबल हो, तो उस लॉगिंग का लॉजिक यहाँ पे आप लिख दोगे। मैंने अभी बस एसओपी लिख दिया है, बट एक्चुअली में यहाँ आपको ये S3 में डालने का लॉजिक लिखोगे। और फिर जो भी स्ट्रेटजी के तहत अलाउ हुआ है या फेल हुआ है वो यहाँ पे आप डाल दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेकोरेटर पैटर्न। और फैक्ट्री पैटर्न पे आते हैं, तो फैक्ट्री क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे, जो मैंने आपको डायग्राम में डिस्कस की थी। तो देखो यार, पहला मैप है टीयर लिमिटर मैप। मैंने आपको क्या बताया था कि एडमिन जब सिस्टम बनाएगा तो जितने भी टीयर हैं उन सब के लिए उसे एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा रेट लिमिटर का। तो टीयर 1 के लिए एक ऑब्जेक्ट देगा, टीयर 2 के लिए एक ऑब्जेक्ट देगा, टीयर 3 के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, दोबारा कोई एडमिन आएगा और टीयर 1 के लिए ऑब्जेक्ट बनाना चाहेगा तो चेक करेगा फैक्ट्री की टीयर 1 के लिए ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो वो चेकिंग इस मैप के थ्रू होगी। दूसरा मैप है आपका कॉन्फ़िग के लिए। तो ये तो आपको सिर्फ बताएगा कि टीयर 1 का ये एक्चुअल रेट लिमिटर है, उस रेट लिमिटर का जो कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग मतलब जो बिल्टर पैटर्न यूज़ करके बनाया था जहाँ हम ट्रू फॉल्स दे रहे थे, उस कॉन्फ़िग की भी मैपिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तीसरा है स्ट्रैटेजी। अब मान लो आपको रन टाइम पे पता लगाना है कि कौन सा टीयर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। मतलब एक टीयर 1 है, एक्चुअल रेट लिमिटर उसका ये है, उस रेट लिमिटर का कॉन्फ़िगरेशन ये है, वो रेट लिमिटर अभी स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ कर रहा है वो पता करना है, तो इस मैप से पता लग जाएगी आपको। अच्छा, ज़रूरत क्यों पड़ सकती है, कौन सा टीयर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, इसके लिए कि सपोज़ करो कि कल को आपको टीयर 1 रूल, आपकी पॉलिसी चेंज हो गई, टीयर 1 में जो रेट लिमिटर यूज़ हो रहा था उसकी बस स्ट्रैटेजी चेंज करानी है। तो क्या आप दोबारा से पूरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, पहले वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से एंट्री हटाओगे टीयर 1 का और दोबारा एक ऑब्जेक्ट बनाओगे? उसकी जगह सिंपली स्ट्रैटेजी चेंज कर दो ना। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन सी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है। अपडेट एट रन टाइम की हमने फंक्शनलिटी दी हुई है सिस्टम में, अभी आप देखोगे। तो ये फैक्ट्री क्लास थी। अब देखो, एडमिन आएगा, सबसे पहले रजिस्टर फंक्शन कॉल करेगा, उसमें वो टीयर देगा 1 2 3 जो भी है, कॉन्फिग ऑब्जेक्ट देगा बिल्डर पैटर्न से जो बनाया था, और स्ट्रैटेजी देगा जो वो देना चाहती है, वो असाइन हो जाएंगी ऊपर मैप्स में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डेकोरेटर यूज़ हो रहे हैं। मान लो कि उसने ये जो कॉन्फिग दिया था उस कॉन्फिग के अंदर लॉग इनेबल को ट्रू किया था, ठीक है। तो हमने लॉगिंग रेट लिमिटर डेकोरेटर था, उससे रैप कर दिया अपने बेस रेट लिमिटर को, ठीक है। जो बेस रेट लिमिटर यहाँ पे हमने बनाया है ना, फैक्ट्री क्या करेगी, फैक्ट्री एक बेस रेट लिमिटर बनाएगी, है ना, डिफ़ॉल्ट रेट लिमिटर। उस डिफ़ॉल्ट रेट लिमिटर को डेकोरेट करने के बाद ये जो टायर से लिमिटर मैप है उस पर पुट कर देगी पहले वाले मैप पे। सबसे पहले उसने कॉन्फ़िग सेट किया, स्ट्रेटजी सेट की, उसके बाद डेकोरेटर्स लगाए, डेकोरेटर्स लगाने के बाद उसको इस मैप में डाल दिया, ठीक। फिर गेट रेट लिमिटर फंक्शन है, आप टीयर पास करोगे, ये किसके लिए होगा,
ये एडमिन भी यूज़ कर सकता है, इसको यूज़र के लिए भी यूज़ कराएंगे। यूज़र जब आएगा तो उसका टीयर पता लगाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा लिमिटर उसे असाइन है। एडमिन भी इसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। और सिंपली हम टीयर लिमिटर मैप से वो टीयर के लिए जो भी इंस्टेंस है वो दे देंगे। फिर अपडेट स्ट्रेटजी, ये प्योरली एडमिन यूज़ करेगा। टीयर पास करेगा, एक नई स्ट्रेटजी पास करेगा, उस टीयर के लिए स्ट्रेटजी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। मतलब पहले वो गेट करेगा टीयर, ठीक है, जो भी टीयर यहाँ पे पास हुआ है उसका कॉन्फ़िग, ठीक है। उसके बाद उस कॉन्फ़िग को यहाँ पे पास कर देगा और नया ऑब्जेक्ट बना देगा इस स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले वो गेट करेगा कि कौन सा इस टीयर के लिए कॉन्फ़िग यूज़ हो रहा है यहाँ से, ठीक है। उसी कॉन्फ़िग को यूज़ करके रजिस्टर फंक्शन कॉल करेगा नई स्ट्रेटजी के साथ। रजिस्टर फंक्शन, ये वाला फंक्शन, तो टीयर पता है, कॉन्फ़िग पता है और स्ट्रेटजी पता है, वो पास कर देगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे आके स्ट्रेटजी चेंज कर देते, यहाँ पे आके डायरेक्टली स्ट्रेटजी चेंज कर देते तो प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि जो नई स्ट्रेटजी है वो कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट के अंदर भी जा रही है, एक्चुअल रेट लिमिटर के अंदर, वहाँ पे वो अपडेट ही ना होती, इसलिए प्रोसेस के थ्रू हम गए, ठीक है। अब आते हैं ड्राइवर क्लास। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दूंगा, पूरा सिस्टम आपको समझ में आएगा। एडमिन आया, उसने रेट लिमिटर कॉन्फ़िग क्लास का बिल्डर फंक्शन यूज़ करके ये चीज़ें सेट की। तो एडमिन आया, उसने रेट लिमिटर कॉन्फ़िग क्लास का बिल्डर पैटर्न यूज़ करके सारी चीज़ें सेट की, आपको कॉन्फ़िग का एक ऑब्जेक्ट मिल गया। कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद उसने एक स्ट्रेटजी बनाई टोकन बकेट वाली, ठीक है। अब रेट लिमिटर फैक्ट्री फंक्शन जो मैंने अभी क्लास अभी बताई थी, उसका रजिस्टर फंक्शन लिया, उसमें फ्री टीयर भेजा, कॉन्फ़िग जो ऊपर बनाया वो भेजा, एक स्ट्रेटजी भेजी, ठीक है। रेट लिमिटर फैक्ट्री क्लास का गेट फंक्शन उसी टीयर के लिए कॉल किया, तो अब आपको रेट लिमिटर मिल गया है बेसिक, है ना। डेकोरेटर बेस्ड ऑन बिल्डर में आपने क्या ट्रू फॉल्स किया था उस हिसाब से डेकोरेट होके आया है वो रेट लिमिटर, ठीक है। अब एपीआई रिक्वेस्ट हम यहाँ पे सिमुलेट कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या करता है, जो भी थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है इस कोड को, उसको 500 मिलीसेकंड के लिए वेट करा देगा। तो 6-7 एपीआई रिक्वेस्ट आपने भेजी और फ्री यूज़र लिमिटर जो रेट लिमिटर था जो अभी आपने बनाया, उसका हैंडल रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल किया, उसमें यूज़र आईडी भेजी, ठीक है। उसके बाद ये जो हैंडल रिक्वेस्ट फंक्शन है फ्री यूज़र लिमिटर का, फ्री यूज़र लिमिटर मतलब कि फैक्ट्री क्लास ने टीयर के लिए जो बना के दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फैक्ट्री क्लास ने आपको ऑब्जेक्ट बना के दिया था जब रजिस्टर फंक्शन कॉल हुआ था, तो डिफ़ॉल्ट रेट लिमिटर का ऑब्जेक्ट बनाया था डेकोरेट करके। डिफ़ॉल्ट रेट लिमिटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका हैंडल रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल हुआ। स्ट्रेटजी कौन सी थी, टोकन बकेट। स्ट्रेटजी है टोकन बकेट। टोकन बकेट कहाँ गई, टोकन बकेट है ये। इस टोकन बकेट एल्गोरिथम का हैंडल फंक्शन कॉल हुआ, अलाउ रिक्वेस्ट फंक्शन, ठीक है। अलाउ रिक्वेस्ट फंक्शन के लिए हमने अलाउ किया यूज़र को या रोक दिया, ठीक है। अब जो यूज़र होगा ना, उसका गेट टीयर फंक्शन मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उसको आप इम्प्लीमेंट करा लेना, ठीक है। यहाँ पे हाँ, एपीआई रिक्वेस्ट सिमुलेट हुई और जो भी आपके पास लिमिटर था उसका हैंडल रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर यूज़र आईडी पास की। तो यूज़र की क्लास, क्योंकि इस सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन का फोकस सिस्टम बनाने का था, एपीआई रिक्वेस्ट सिमुलेट करने का नहीं था, तो इसलिए मैंने ड्राइवर क्लास के कोड को लिखा नहीं है। मैंने इमेजिन कर लिया कि मैं यूज़र आईडी पास करूँगा, उससे यूज़र का टीयर आ जाएगा। तो यूज़र वर्सेस टीयर की मैपिंग कहीं पे करके रख लेना आप, वो इस इसके स्कोप के बाहर से है, बल्कि आपको कोड में बताना भी नहीं होगा इंटरव्यूअर को, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं नई स्ट्रेटजी, मान लो असाइन कर दिया किसी पर्टिकुलर टीयर के इंस्टेंस को, तो हमने नई स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है। रेट लिमिटर फैक्ट्री जो थी उससे बोला कि अपडेट कर दो स्ट्रेटजी फ्री टीयर की इस नई स्ट्रेटजी से। तो रेट लिमिटर फैक्ट्री का अपडेट स्ट्रेटजी फंक्शन कॉल किया, ठीक है। इसने क्या किया, पहले तो गेट किया कि इस टीयर के लिए कॉन्फ़िग क्या है। कॉन्फ़िग से आपको पता लग जाएगा कौन सी ट्रू चीज़ें ट्रू करनी थी, कौन सी फॉल्स करनी थी। फिर रजिस्टर फंक्शन में आपने वो टीयर पास किया, ये कॉन्फ़िग पास किया, नई स्ट्रेटजी पास की। तो रजिस्टर फंक्शन क्या करेगा, ये रहा आपका रजिस्टर फंक्शन। टीयर कॉन्फ़िग मैप में जाके वो कॉन्फ़िग डाल देगा, ठीक है, और स्ट्रेटजी मैप में ये स्ट्रेटजी डाल देगा, ठीक है। इतना सा काम करेगा और उस स्ट्रेटजी के तहत जो भी आपको डेकोरेट करना था वो डेकोरेट कर देगा, ठीक है। मतलब उस कॉन्फ़िग के तहत जो भी आपको डेकोरेट करना था वो डेकोरेट कर देगा,
ठीक है, इतना सा काम था। और फिर से एपीआई रिक्वेस्ट वो सिमुलेट कर रहा है फैक्ट्री का। गेट लिमिटर पहले लेगा, जब भी कोई यूज़र, मान लो यूज़र ने एपीआई भेजी, तो पहले देखेगा कि यूज़र का टीयर कौन सा है। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कोई आपने यूज़र टीयर की मैपिंग बना के रखी होगी जो आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस फंक्शन है, क्योंकि ड्राइवर कोड आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना होता है, आपको सिस्टम कोड इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हम लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि यूज़र फ्री टीयर का है। मान लो यहाँ पे सपोज ऐसे कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ही दूर कर दे रहा मैं। लॉजिक टू गेट टीयर ऑफ अ यूज़र, दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको लिमिटर बताना है यूज़र कैसे लाएगा यूज़र का टीयर। भाई एक यूज़र क्लास बना देना, उसमें टीयर डाल देना यार, एक मैपिंग कर देना, इतना तो कर लो यार आप लोग। ठीक है, तो एक फैक्ट्री क्लास है, उसका गेट लिमिटर फंक्शन कॉल किया, गेट लिमिटर कॉल किया तो फ्री टीयर के लिए आपको लिमिटर आ गया, उसकी हैंडल रिक्वेस्ट कॉल कर दी, यूज़र की आईडी भेज दी, बस खत्म। तो इतना आसान था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है क्योंकि ये एटलेशन में है, बहुत हाई कंपनसेशन में यार पूछा गया था मेरे से। और एक्सपेक्ट वो ये डिटेल्स कर रहे थे, पता है, वो ये डायग्राम डुग्राम आप बना दो अच्छी बात है। यूमेल उमेल कुछ नहीं पूछा था, 1.25 घंटे 1 घंटे 40 मिनट नहीं, 1 घंटे 20 मिनट चला था इंटरव्यू। ठीक है, तो ये वो पूरा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ज़रूर मतलब देखिएगा इसमें। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई कि डेकोरेटर और बिल्डर में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको होमवर्क भी किया था जब मैंने बिल्डर पैटर्न का वीडियो बनाया था, है ना। बिल्डर या डेकोरेटर किसी में मैंने आपको बोला था, होमवर्क दिया था कि पता करना है कि दोनों फंक्शन यूज़ करते हैं। तो बिल्डर हमें सिर्फ इतना बताता है कि जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें क्या ऑप्शनल पैरामीटर ट्रू रहेंगे, क्या फॉल्स रहेंगे। एक्चुअली में उनके ट्रू या फॉल्स होने पे जो फंक्शनलिटी आपको इम्प्लीमेंट करानी है वो डेकोरेटर के थ्रू आप कराते हो। ठीक है, तो जैसे पिज़्ज़ा का जब हम लोग बिल्डर बनाएंगे वो सिर्फ हमें इतना बताएगा कि उसमें पनीर जाएगा कि चिकन जाएगा, पनीर डालना है कि नहीं डालना, चिकन डालना है कि नहीं डालना, सॉसेज डालना है कि नहीं डालना, उसके बाद अपना सॉस कौन सा डालना है, मीठा वाला डालना है कि खट्टा वाला डालना है। एक्चुअली में डालेंगे कैसे, डेकोरेटर बना बना के। मीठा डालो इज़ अ डेकोरेटर, खट्टा डालो इज़ अ डेकोरेटर, पनीर डालो डेकोरेटर, और ये मांस मछली डालो डेकोरेटर। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। तो ये भी ख़त्म करते हैं, अलविदा दोस्तों। मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना, आपको वहाँ पे सारे पैटर्न मिल जाएंगे।